कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव बॉडी पर, और हमने स्पष्ट कर दिया था कि एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और संबंधित अधिकारी वृंद इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जिसका कार्य होता है, यानी एग्जीक्यूटिव का कार्य होता है कि जो लेजिस्लेटिव के द्वारा नियम बनाए जाते हैं उन नियमों को लागू करना। ये क्लियर हो गया। अब है कि चूंकि एग्जीक्यूटिव में जो सुप्रीम होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, और मैंने पहले ही कहा था कि राष्ट्रपति के नाम से ही देश के अंतर्गत सभी प्रकार के कार्यों का निष्पादन होता है, और ये सुप्रीम होते हैं। यही कारण है कि इन्हें भारत का प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है, यानी प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही और शी इज द कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ और द हेड। ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ और द हेड ऑफ द कंट्री। ये ऑलरेडी क्लियर था। अब है कि इसके लिए क्या रहता है राष्ट्रपति बनने के लिए, तो कुछ है 3-4 जो मेन पॉइंट्स है उसका होना आवश्यक होता है। यानी ये क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो सबसे पहले तो यह कि ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं कि दूसरे देश का कोई नागरिक आकर के वो भी चुनाव में खड़ा हो जाए राष्ट्रपति पद के लिए, ऐसा नहीं है। शर्त है, अर्थाएं हैं, क्वालिफिकेशंस है कि वह भारत का नागरिक हो। इसके बाद है कि भारत का कैसा नागरिक हो, तो भारत का नागरिक 25 साल का हो सकता है, भारत का नागरिक है 50 साल का हो सकता है, 100 साल का भी हो सकता है। तो ऊपर के एज के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। वो स्वयं व्यक्ति को लगता है कि वो कैपेबल है तो वो प्रयास करता विभिन्न पार्टियों के माध्यम से चुनाव लड़ने का, किंतु जो नीचे का जो एज लिमिटेशन है वह निर्धारित रहता है। उनको कम से कम 35 वर्ष की अवस्था हो जानी चाहिए, यानी एटलीस्ट 35 years. It means he must be completed the age of 35 years. यह भी एक शर्त है, नियम है, उसकी योग्यता के अंतर्गत है। ये बात आती है, he should be qualified to become a member of the lower house. लोअर हाउस, हम लोग कहते हैं, इसी को एक और नाम से भी हम पहले भी बताए हैं, ये लोअर हाउस ऑफ द पीपुल के नाम से भी जानते हैं। उसी को हम लोग लोअर हाउस भी कहते हैं, उसी को हम लोग लोकसभा भी कहते हैं। यानी कि वह व्यक्ति को कम से कम, यानी इतनी तो क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, वह है लोकसभा का मेंबर बन सकता है। ऐसे व्यक्ति ही राष्ट्रपति पद के लिए स्टैंड करेंगे, यदि भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लिया हो, और साथ ही साथ वह लोकसभा का मेंबर बनने की क्षमता रखता हो। बनने के लिए
वो योग्य हो। उसके बाद एक और बात है, वह प्रत्यक्ष रूप से किसी लाभ के पद पर वो कार्य नहीं करता, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, यानी नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, यानी वो किसी भी राज्य के सरकार के अंतर्गत या केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी लाभ पद पर कार्यरत नहीं हो। ऐसी स्थिति में उन्हें अधिकार है वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकते हैं। याद रखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव वो डायरेक्टली जनता नहीं करती है। जनता जिन व्यक्तियों का चुनाव करती है उन व्यक्तियों के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, द पीपुल ऑफ इंडिया इलेक्ट टू द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज and the member of all states legislative assemblies, people elect, and those person who are the member of Lok Sabha and Rajya Sabha and the member of all states legislative assemblies. You always remember in your mind, all you add elected member, not only member, elected member, all elected members of both houses. Here both houses means upper house and lower house, Rajya Sabha and Lok Sabha, House of the Council or the state, House of the state or House of the people. Both houses means these two meaning words, that is lower house or upper house or upper house or lower house. Lower house is also known as Lok Sabha and the House of the people. Similarly, upper house is also known as Rajya Sabha or the House of the state. Now, I will like to clear that the election of president, all elected members of both houses, all elected members of both houses, not general people, general public of this country, because all people of this country who are at least 18 years old, they are entitled to choose to their representatives, and that representatives are the member of lower house and the member of upper house and the member of all states legislative assemblies. यानी ये राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता न करके, आम जनता न करके, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसमें ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज, यहां बोथ हाउसेज का मतलब क्या हुआ, अपर हाउस और लोअर हाउस, एंड ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ all states legislative assemblies elect to our president. क्लियर है? यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा प्रत्येक राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ये क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति का चुनाव इस विधि से होता है। अब है कि राष्ट्रपति का जो टर्म होता है, कालखंड होता है, वो 5 वर्षों के लिए होता है। यानी एक बार यदि राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है तो वो 5 साल के लिए उस पद पर बने रहते हैं, रह सकते हैं। अब है कि क्या यदि वह राष्ट्रपति चाहे कि दोबारा फिर से उस टर्म को समाप्त हो जाने के बाद दोबारा फिर से हम चुनाव में खड़ा हुए, तो क्या वह इंटाइटल है खड़ा होने के लिए? अधिकृत है? हाँ है। मतलब वो चाहे तो दोबारा भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो चाहे तो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, बशर्ते कि ये जो विभिन्न प्रोसेस है उसके अंतर्गत, अर्थात दोनों सदनों के सदस्य और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य है, दोनों के सदनों के निर्वाचित सदस्य और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य का बहुमत का होना मोर देन 50% का होना अनिवार्य है। यदि ऐसा है, यदि सभी ऐसे मेंबर्स ऑफ उनके पक्ष में है तो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। किंतु मैं अपने बच्चों को याद दिला देना चाहता हूं कि भारतवर्ष में अभी तक में जब से आजादी मिली, और पूर्ण आजादी कब मिली आप सबको ज्ञात होगा। पूर्ण आजादी 1947 में तो आजादी मिली, किंतु पूर्ण आजादी जो है जिसमें अपना संविधान लागू हुआ 1950 ईस्वी में हमें पूर्ण आजादी मिली, हम स्वतंत्र हुए। और तब से लेकर अब तक, यानी 1947 से लेकर 2020 तक जो अभी चल रहा है, इसमें एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति पद पर बने रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं अपने बच्चों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि ये बिहार ही ऐसा राज्य है, अपना बिहार, जहां के व्यक्ति को 2 बार राष्ट्रपति पद, एक ही व्यक्ति को 2 टर्म तक राष्ट्रपति पद पर बने रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। Dr. Rajendra Prasad was the first president of India and was the only president to have been re-elected. यानी ये सिंगल अभी तक में एक इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दोबारा राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए भी हम लोग को अपने देश के साथ अपने राज्य पर भी विशेष रूप से अभिमान है, गर्व है। अब है क्या कि राष्ट्रपति के नाम से सब कार्य होता है। राष्ट्रपति को विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए क्या होता है, तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद सहयोग करने के लिए है। नाम कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ तो होता है, किंतु वास्तव में फंक्शनिंग में, रनिंग में सब कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा सुनिश्चित होता है, जो अपने अन्य मंत्रियों की सहायता से करते और करवाते हैं। यह क्लियर हुआ। अब है कि राष्ट्रपति को चयन करने की जो प्रक्रिया है हम लोग जान चुके हैं। इसमें थोड़ा सा हम और क्लियर कर देना चाहेंगे कि यदि माना कि 500
45 प्लस, तो उसमें भी दो जो नॉमिनेटेड है वो नहीं होगा, कितना होगा, ये 543 होगा, इसमें 543 प्लस 238, 38 क्यों, क्योंकि 12 जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं, वो नॉमिनेटेड उसमें नहीं रहेंगे, प्लस प्रत्येक राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, इन सबको यदि हम राष्ट्रपति के चुनाव में, चूंकि ये सभी होते हैं, तो क्या है कि इसमें बहुमत एक सामान्य जो निर्वाचन होता है, जिसमें हम एमएलए का चुनाव करते हैं, जिसमें हम एमपी का चुनाव करते हैं, जिसमें हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत यानी पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत विभिन्न मेंबरों का चुनाव करते हैं, तो उसमें ऐसा नियम है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला वो इलेक्ट होते हैं। उदाहरण के लिए कि मान लीजिए कि मुखिया का चुनाव है, 1500 वोटिंग हुआ, 1500 में किसी को 400 आया, किसी को 300 आया, किसी को 350 आया, किसी को 200 आया, यानी 4 3 7 3 10 2 12, किसी को 150 आया, 14, किसी को 100 आया। इस सब इलेक्शन में खूब ढेर सारे कुकुर मुत्ते की भांति बहुत लोग खड़ा होते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए 200-300 बहुत हो गए, किंतु जो जो हम नीचे की इकाई में आते हैं उसमें ढेर सारे कैंडिडेट्स खड़ा हो जाते हैं। माना कि इतना ही कैंडिडेट बहुत रहता है, इतना ही कैंडिडेट किसी पंचायत के लिए मुखिया पद के लिए है। अब है कुल वोटों की संख्या मान लीजिए 4 3 7 3 10 2 12 1 13 1 14 1 1500 वोटिंग हुआ, तो नियम कहता है राष्ट्रपति के चुनाव में इसमें 751 का होना बेहद जरूरी है, कम से कम। किंतु ये मुखिया, सरपंच समिति, जिला परिषद, एमएलए, एमपी, इस सब के चुनाव में क्या है कि जिसको ज्यादा आ गया वही, वो बहुमत में हो या नहीं हो, इट डजंट मैटर, बिकॉज the concerning person who have achieved more votes than another, so they will be elected. तो यहाँ क्या है कि कम से कम 750 या 750 से ऊपर होगा तब वो बहुमत माना जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि सबसे ज्यादा किसको आए, ABCDEF मान लीजिए कि कैंडिडेट खड़ा हुए, तो उसमें क्या है कि सबसे ज्यादा चूंकि 400 वाला है, सबसे ज्यादा 400 वोट जिसको मिला, यद्यपि वो ये बहुमत नहीं है, ये ज्यादा वोट है औरों की तुलना में, इसलिए वो निर्वाचित हो जाते हैं। ये प्रोसेस है। किंतु राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, मोर देन 50% इज मोस्ट एसेंशियल फॉर द इलेक्शन ऑफ दैट कंसर्निंग पर्सन पर्सनैलिटी। इट इज कंपल्सन, ये आवश्यक है। वो आवश्यक, तो राष्ट्रपति के चुनाव में जिस पद्धति को अपनाया जाता है, इस पद्धति के अनुसार से चुनाव में उनका निर्वाचन होता है। क्लियर है? ये जनरल हो गया। जनरल मतलब एमपी, एमएलए, फिर जिला परिषद, मुखिया, सरपंच समिति, वार्ड सदस्य, जो भी है अलग बड़ा जितना भी है सब, तो इस सब के लिए ये प्रोसेस है कि जिसको ज्यादा आ गया, जितना आदमी को खड़ा होना, जितना व्यक्ति को खड़ा होना हो जाए, कोई दिक्कत है, कोई पाबंदी नहीं है। कभी कभी तो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में देखा जाता है चुनाव आयोग को हालत खराब हो जाती है। क्या है, इतने कैंडिडेट खड़ा हो जाते हैं, उनकी सूची हो, बैलेट पेपर इतना लंबा चौड़ा हो जाता है कि मतदाता को भी खोजना पड़ता है कि जिन कैंडिडेट को हम चुनने जा रहे हैं, जिनके पक्ष में वोट देने जा रहे हैं, उनका कहाँ पर है नाम, कहाँ पर वो फोटो आ रहा है। ओके, लेकिन सामान्यतया ये इस पद्धति से चुनाव होता है, यानी जिसको ज्यादा वोट वो चुनाव जीते। किंतु राष्ट्रपति का चुनाव विशिष्ट चुनाव होता है।
राष्ट्रपति का चुनाव न तो डायरेक्ट होता है बल्कि विशिष्ट रूप से चुनाव होता है। उसमें मोर देन 50% इज एसेंशियल है, यानी वह मोर देन 50%, जैसा काफी अपने उदाहरण देकर के बताया तो ये ऑलरेडी क्लियर हो गया। यानी शेष का जो चुनाव होता है वह उस चुनाव से बिल्कुल भिन्न राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये क्लियर हो गया। अब है कि राष्ट्रपति का पद, चूंकि देश का वो प्रथम नागरिक है और उन्हीं के नाम पर देश में शासन व्यवस्था रहती है, तो क्या ये व्यक्ति ही है? क्या ये मनमानी भी कर सकते हैं या संविधान के तहत जो भी प्रावधान है उसका ही अधिकार करते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके मन मस्तिष्क में भूचाल आ जाए, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। मान लीजिए, तब क्या होगा? वो राष्ट्र के अहित में काम करने लगे, राष्ट्र के विरोध में काम करना शुरू कर दे, संविधान के नियमों के विपरीत काम करना शुरू कर दे, डिसीजन लेना शुरू कर दे, तो क्या होगा? क्या हम उनको हटा देंगे? क्या उन्हें हटाया जा सकता है? तो इसके लिए भी प्रावधान है। एक तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद ही इतना महत्वपूर्ण होता है, इतना जिम्मेवारी से भरा होता है, इतना सम्मानित पद होता है, इतने योग्य व्यक्ति होते हैं कि इस प्रकार की का दुर्विचार उनके मन मस्तिष्क में आने का सवाल ही नहीं होता है। फिर भी माना कि लगता है कि यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत डिसीजन ले रहा है, देश के हित के विपरीत डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या इसको हटा? क्योंकि एक बार तो 5 साल के लिए चुनाव कर लिया गया, तो फिर वो 5 साल पूरा करेगा ही करेगा। तो क्या बीच में उन्हें हटाया जा सकता है? हाँ, हटाया जा सकता है। इसके लिए भी प्रक्रियाएं हैं, इसको हटाया जा सकता है। वो इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है? तो ये महाभियोग क्या चीज है? कल भी हमने चर्चा की थी, किंतु उसको समय नहीं रहने के कारण स्पष्ट नहीं कर पाया था। ये विशेष प्रकार का आरोप, चूंकि ये अति विशिष्ट व्यक्ति के लिए इस प्रकार का आरोप लगाने की बात है, इसलिए महाभियोग का नामकरण किया गया। तो महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को उनके पद से समय यानी टर्म पूरा होने से पहले भी हटाया जा सकता है, किंतु इसकी जो प्रक्रियाएं हैं बेहद कठिन है, बहुत कठिन है। किंतु इस महाभियोग के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी यदि वो संविधान के विपरीत निर्णय लेना शुरू कर दे, यदि वह राष्ट्र के विपरीत निर्णय लेना शुरू कर दे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को भी टर्म समाप्त होने से पूर्व भी उनके इस पद से भी महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। अब ये महाभियोग के लिए जो प्रक्रिया है, इसको भी हम क्लियर करेंगे अगले क्लास में। आज इतना ही, धन्यवाद।